इस वीडियो में हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के वाटर आशिरा ग्यू तोमोयोके के साथ आखिर फर्स्ट एपिसोड के बाद क्या हुआ, और साथ ही साथ ये डीमन स्लेयर की एक स्पिन ऑफ मांगा होने की वजह से ये तुम्हें एनिमे में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए एंड तक देखना इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे कुछ ही दिनों बाद ग्यू का फिर से एक और डीमन के साथ एनकाउंटर होता है, पर वो डीमन पहले ही एक औरत को आधा खा चुका होता है। पर ग्यू को देखते ही वो माफी मांगने लग जाता है, पर ग्यू वहां पे कह देता है कि तुम्हें पहले से पता है कि ये सब करने के बाद अब इस सब का कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी वो डीमन जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं वादा करता हूँ मैं फिर से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, और धीरे धीरे उसका शरीर डीमन फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं फिर से किसी भी इंसान को नहीं खाऊंगा। पर ग्यू इस सब के बाद भी नहीं रुकता है और एक ही अटैक में उसे मार देता है। इस सब के बाद जैसे कि वो अपनी तलवार फिर से रख रहा होता है, उसे एक मैसेज मिलता है कि अब उसे स्नोई माउंटेन्स की तरफ जाना है, जहाँ पे एक डीमन ने कई सारे हंटर्स को मार दिया है। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें नॉर्दर्न रेस्ट पॉइंट दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत एक मैन ईटिंग बियर के बारे में बात कर रही होती है कि कैसे उसने कई सारे माउंटेन्स मतागे हंटर्स को मार दिया। जिसे वो ये सब कुछ बता रही होती है, वो कहती है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जहाँ पे वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द वापस चले जाना चाहिए, और वहाँ पे वो लड़की उस बूढ़ी औरत से कहती है कि बहुत ज्यादा समय के बाद मैं फ्री हूँ और मुझे वैसे भी ज्यादातर लोगों पे भरोसा नहीं है, और अगर यहाँ पे ऐसा कोई जानवर घूम रहा है जो कि इंसानों को खा रहा है तो उसे रोकना भी मेरे ही काम का एक हिस्सा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शिनोबू है। उसके बाद शिनोबू उस बूढ़ी औरत से और भी सवाल पूछने की कोशिश करती है, पर उसी समय पे बाहर से कुछ रोने की आवाजें आने लग जाती हैं, जहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा डॉग तोरा है। पर वहाँ का एक इंसान उससे कहने लग जाता है कि तारो तो बस एक डॉग है, तुम्हें ये सारी की सारी चीजें एडल्ट्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें शिनोबू दूर से देख रही होती हैं, और वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उस लड़की का नाम याओचान है और वो एक मताजू नाम के माउंटेन हंटर की डॉटर है, जिसने अपने पिता और उसके दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। और जैसे ही वो लड़की माउंटेन की तरफ भाग रही होती है, वहाँ पे उस लड़की की राइफल को पीछे से कोई पकड़ लेता है। उसके राइफल को पकड़ने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने हाथ को पीछे करके उसके हमला करने लग जाती है, और वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो ग्यू है। ग्यू उसका हमला रोक देता है और लड़की उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जहाँ पे ग्यू जवाब देता है कि मेरा नाम तोमोयोके ग्यू है और मैं एक डीमन हंटर हूँ, और मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ था जब डीमन ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। विलेजर्स डीमन का नाम सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि अटैक किसी डीमन ने नहीं बल्कि एक बियर ने किया था। और सारे विलेजर्स कंफ्यूज होकर ग्यू से सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। और दूसरी तरफ शिनोबू जो कि ये सारी गड़बड़ देख के फ्रस्ट्रेशन में अपना सर दीवार पे पटक रही होती है। ग्यू के बातों की वजह से विलेजर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम एक पुलिसमैन हो, जहाँ पे ग्यू जवाब देता है नहीं, मैं एक डीमन हंटर हूँ। तो फिर से पूछने लग जाते हैं तो क्या डीमन हंटर एक पॉलिटिकल ऑफिशियल है, जहाँ पे ग्यू जवाब देता है कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल है। विलेजर्स उसके शॉट की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं कि आखिर फिर ये क्या है, जहाँ पे ग्यू कुछ भी चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता है और नीचे बैठ जाता है और फिर से वही चीज दोहराने लगता है कि मैं तोमोयोके ग्यू हूँ, एक डीमन हंटर। जहाँ पे विलेजर्स को कुछ भी समझ नहीं आता है और उन्हें लगता है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। पर उसी समय उन्हीं में से एक आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे याद आया कि ये आदमी कुछ उसी की तरह दिख रहा है जिसने माउंटेन पे रहने वाली कोल बर्नर फैमिली को मारा है। और सभी लोग ग्यू पे सस्पेक्ट करने लग जाते हैं कि उस आदमी ने भी कुछ ऐसी ही हावरी पहनी थी जो कि आधी अलग थी और आधी अलग, और इस पूरी सिचुएशन की वजह से ग्यू काफी बड़ी दिक्कत में पड़ जाता है, जहाँ पे विलेजर्स उसे रोकते हैं और एक रोप से बांध देते हैं। उसी समय वहाँ पे शिनोबू भी आ जाती है और उसे देख के कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, और उसी के साथ तुम अभी लोगों से बातें करने में काफी ज्यादा बेकार हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जहाँ पे ग्यू कहता है कि मुझे इसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही संभाल लूंगा, और वो कहती है कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं संभाल रहे हो, तुम्हें लोगों से बात करते वक्त और भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। जहाँ पे वो लड़की जो माउंटेन की तरफ जा रही होती है वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए, और उसी वक्त वो नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। जहाँ पे ग्यू को जिस रस्सियों से बांध दिया होता है, ग्यू उन्हें काफी ज्यादा इजीली तोड़ देता है। और उसके बाद शिनोबू उन विलेजर्स को एक्सप्लेन करती है कि आखिर वो दोनों क्या है। जब आई अनकॉन्शियस होती है तब वो एक सपना देखती है जिसमें वो अपने चाइल्डहुड में होती है और अपने घर के बाहर अपने डॉग के साथ खेल रही होती है, और दूसरे रूम में उसके पिताजी अपने दोस्त के साथ एक डिस्कशन कर रहे होते हैं। आई चाहती है कि वो एक माउंटेन हंटर बने, पर मैंने इसको कह दिया है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, और मैंने ना ही आज से पहले कोई फीमेल मतागी हंटर देखा है। पर उनका दोस्त उनके साथ आर्ग्यू करता है और कहता है कि आई बहुत ज्यादा समय से घर में अकेली है
और वो अकेलापन महसूस करने लगी है और ना ही उसके आसपास कोई उसके दोस्त है जो कि उसके साथ खेल सके। यहाँ पे बस तुम ही हो जो कि उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हो। उसके पिताजी ये सब समझने के बाद रूम से बाहर जाते हैं और आई से कहते हैं कि मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा, पर अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुमसे ये फिर से वापस ले लूंगा। और आई ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ आई के चाइल्डहुड का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और एक दूसरा फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें हमें वो समय दिखाई देता है जहाँ पे आई को पता चलता है कि उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स का मर्डर हो चुका है। वो वहाँ डर की हालत में बोल रही होती है कि आखिर क्यों और ऐसा कैसे हो गया। और जब वो ऊपर देखती है तब वहाँ पे उसे कोई एक बॉडी को खाते हुए दिख रहा होता है। वो चिल्लाती है डैड। आय और उसके पिताजी की आंखें मिलती है और हमें सामने एक बियर दिखता है जो कि एक आदमी का हाथ अपने जबड़े में फंसा रखा है और बेहोश होने के बाद वो एक बार फिर से जग जाती हैं। और वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि शिनोबु उसके कुछ ज्यादा ही पास है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और दूर चली जाती है, जिसे देख के ग्यू एक काफी ज्यादा अजीब एक्सप्रेशन देता है और शिनोबु कहती है कि मुझ पे शूट मत करो। और ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि तो वो बेहतर महसूस कर रही हो। उसी के साथ दूसरे रूम में ग्यू तोरा के साथ बैठा हुआ होता है और वो उस डॉग को पेट करने की कोशिश करता है, पर वो ग्यू का हाथ ही काट लेता है। और ग्यू जब पैनिक हो जाता है वो उसे तभी भी नहीं छोड़ता है। पर उसी समय पे याओ अपने डॉग को कहती है कि शांत हो जाओ, और फिर भी वो कहती है कि उसका डॉग लोगों के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली रहता है। पर शिनोबु कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तोमिया का ऐसा ही है। मोर इम्पोर्टेंटली, क्या हम तुम्हारे पिताजी के बारे में बात कर सकते हैं? यानी कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला तो ये है कि जो तुम्हारी फैमिली पे अटैक हुआ था, क्या उसमें किसी डीमन का हाथ होने के चांसेस है? पर उसी के बीच में ग्यू इंटरप्ट करता है और कहता है कि ये काम मेरा है। और शिनोबु उसे डांटते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और तोरा अभी भी उसे काट रहा होता है, जिसके ऊपर शिनोबु कहती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम अभी अटैक के बीच में हो। जिस पे ग्यू कहता है कि मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है, ये तो बस मुझे परेशान कर रहा है। शिनोबु उसे कहती है बहुत हुआ, चले जाओ यहाँ से। और ग्यू ठीक है कह के वहां से चला जाता है। तो फिर से शिनोबु अपनी सवाल पे वापस आ जाती है कि क्या वो सच में एक बियर ही था। तो आई उसके ऊपर कहती है कि तो मतलब तुम बियर के लिए यहाँ पे नहीं आई हो। तो अब मेरी बारी है सवाल पूछने की, तो मुझे बताओ कि आखिर डीमंस क्या होते हैं, तो आखिर तुम सब लोग कौन हो? शिनोबु उसे जवाब देती है डीमंस मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। वो होशियार होते हैं और काफी ज्यादा समझदारी से छुप भी सकते हैं। उनकी जिंदगी काफी ज्यादा लंबी होती है और अगर तुम उनके हाथ पैर भी काट दो तो फिर से रिजनरेट कर लेते हैं। उनकी वीकनेसेस बस सन और एक स्पेशल सॉर्ड जो कि निचरिंग सॉर्ड है। अगर हम उनके गर्दन को उस सॉर्ड से काट दे तो वो मर जाएंगे। और इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी है जो कि कुछ स्पेशल स्किल्स सीख के इन डीमंस को हंट करते हैं और इन्हें ही डीमन हंटर्स कहा जाता है। आई काफी ज्यादा हल्की आवाज में बोलती है, डीमंस हंटर, तुम डीमंस का मर्डर करते हो? शिनोबु उसे कहती है कि प्लीज ऐसे शब्द मत यूज करो, हम कोई मर्डरर्स नहीं है, हम बस बुरे डीमंस को मारते हैं। अगर कोई भी ऐसा डीमन है जिसने अभी तक एक भी इंसान को नहीं खाया और अगर अपनी मौत तक ऐसा नहीं करता है तो हम उसे नहीं मारेंगे और मैं अपनी मौत तक उन्हें प्रोटेक्शन और प्यार देती रहूंगी। और वो आई से कहती है अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारी बियर को मारने में भी मदद कर सकते हैं। उस पे आई कहती है मैं एक मतागी हूँ और मैं अपना काम खुद कर लूंगी। इस पूरे समय में ग्यू उस बूढ़ी औरत के साथ बैठा हुआ होता है और कुछ भी नहीं बोलता। आई उन सबका शुक्रिया अदा कहती है और वहां से निकल जाती है, जहाँ पे ग्यू उसके रास्ते में आ जाता है और उसे कहता है कि इतनी रात को अकेले बाहर घूमना अच्छा नहीं है। जहाँ पे आय उसे कहती है कि यहाँ पे कोई भी डीमंस नहीं है। ग्यू उससे एक सवाल पूछता है कि आखिर रिवेंज लेने के लिए तुम अकेले ही माउंटेन पे क्यों जाना चाहती हो, या फिर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? आई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। और जैसे ही वो जा रही होती है ग्यू एक बात उससे कहता है, इससे पहले मैंने किसी भी डीमन को इंसान में बदलते हुए नहीं देखा है। दूसरी तरफ शिनोबु आई का पीछा करने के लिए तैयार हो रही होती है और वॉल की दूसरी तरफ बैठे हुए ग्यू के साथ वो उस बियर के बारे में बात करती है कि किस तरीके से वो विंटर में हाइब्रेशन पे नहीं जा सका क्योंकि उसे कोई भी जगह नहीं मिली और वो उन्हें सॉरोफुल क्रीचर्स कहती है। उनके पास घर नहीं होता, फैमिली नहीं होती और वही माउंटेन्स पे घूमते रहते हैं। शिनोबु उसके बाद दरवाजा खोलती है और अपने डीमन स्लेयर कॉप की यूनिफॉर्म में बाहर आती है। उसके बाद शिनोबु ग्यू से कहती है कि हम उसे जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते, ये उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसी टाइम पे याओ और तोरा माउंटेन पे चल रहे होते हैं। उसी टाइम पे आई अपने डॉग को कहती है कि तुम्हें बस स्मेल को फॉलो करना है। मुझे पता है यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ है पर फिर भी हमें आगे चलना पड़ेगा। और वो खुद से ही कहती है कि मैं इससे कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ पर फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसी टाइम पे याओ को अपने फादर के साथ बिताया हुआ वो समय याद आता है जब उसके पिताजी उसे सिखा रहे थे कि एक मतागी कैसे बनते हैं। वो एक बियर के बॉडी के सामने बैठे हुए होते हैं और उसके पिताजी उसे कहते हैं कि तुम्हें इसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतागी इन माउंटेन्स की वजह से ही जिंदा रहते हैं और अगर तुम किसी क्रीचर को किल करते हो तो तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। और इसी के साथ फ्लैशबैक एंड हो जाता है और तोरा
बहुत जोर जोर से भूखने लगता है और आई के आगे दौड़ के इन्वेस्टिगेट करता है कि आखिर क्या हो रहा है। आई उसे पीछे बुलाती है पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसकी तरफ कुछ उड़ता हुआ आता है और उसे रियलाइज होता है कि स्नो के ऊपर तोरो का कटा हुआ सर है। इमीडिएटली वो माउंटेन के थोड़ी सी ऊपर चली जाती है और वहां से उसे एक चीज दिखाई देती है, पर उसे देखते उसे रियलाइज होता है कि वो उसके पिताजी हैं जो कि तारो के बॉडी को खा रहे होते हैं और उन्हें देखते वक्त उसे रियलाइज हो जाता है कि वो सच में एक डीमन बन चुके हैं। वो अपनी गन तैयार करती है। उसके बाद उसे ग्यू की वो बातें याद आती है जब उसने वो कहा था कि इससे पहले उसने किसी भी डीमन को इंसान में बदलते हुए नहीं देखा है। इसी वक्त वो अपने पिताजी का एक लेसन याद करती है, अगर तुम्हें कोई चीज खतरनाक लग रही है तो तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपनी गन को तैयार करो और शिकार पे टारगेट करके ट्रिगर को पुल कर दो। वो फ्लैशबैक में वो सारी चीजें याद करती है, जैसे कि किस तरीके से उसने लोगों को छूट कहा कि कैसे एक बियर ने सबको मारा, पर असल में वहां पे उसके पिता ही थे जो कि डीमन में तब्दील हो चुके थे और आखिर में उन्होंने उसके डॉग तारो को भी मार दिया और वो तारो से माफी मांगती है और अपनी गन से फायर कर देती है और उसी के साथ उस डीमन का सर फट जाता है। इस सब के बाद वो रोने लग जाती है और खुद से ही पूछती है कैसे, आखिर आप डीमन बने कैसे, आखिर आप हर किसी को क्यों खा रहे हैं। और जब वो कह रही होती है तभी उसी वक्त वो फिर से रीजनरेट होकर उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। उनकी तरफ गन का एम फिर से करते वक्त वो साइलेंटली कहती है क्यों, आखिर आप घर छोड़ के क्यों भागे। और वो डीमन उसके ऊपर कूद जाता है। वो अपनी गन को उनके मुंह में फंसाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तांजीरो ने किया था। या वो सोचती है कि उसे उन्हें शूट कर देना चाहिए अगर वो फिर से इंसान नहीं बन सकते। वो रोते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है कि आखिर क्यों, उन्होंने उस दिन उसे भी क्यों नहीं खा लिया। उसके पिताजी अपने डीमन फॉर्म में कुछ कहने की कोशिश करते हैं, पर उसी समय पीछे से ग्यो आ जाता है और उनका हाथ काट देता है और वो आई और डीमन के बीच में खड़ा हो जाता है। शिनोबी उन दोनों के पीछे खड़ी होती है और हल्की आवाज में आई से कहती है क्या कोइंसिडेंस है। और इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म हो जाता है और हमें वो लाइन दिखाई देती है, द हर्टलेस फेट ऑफ अ डीमन हंटर, कि उन्हें यह करना ही पड़ेगा चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो। और इसी के साथ इसका पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। और अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो तुम लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हम इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही लाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और उसी के साथ जल्दी मिलता हूँ तुमसे एक नई वीडियो में। सायोनारा।